एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकृत एकेडमी में आज की जो आपकी क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज आपकी इस क्लास में सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। और आशा है कि आगामी परीक्षाओं में आपको यहाँ से प्रश्न जरूर ही देखने को मिल सकते हैं। तो आपसे आशा करता हूँ कि आप वीडियो को प्यूरी देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है और आप अपना आकलन भी कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। और अंत में आपसे आशा करूंगा कि आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपके इस वीडियो में कितने प्रश्न सही हुए हैं, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल के हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक के द्वारा ऊपर माल जो पंच बोर्ड है इसकी स्थापना की गई थी। तो साथियों किस वर्ष की गई थी यह पूछा गया है। तो एक ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि विजय सिंह पथिक के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, तो ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऊपर माल पंच बोर्ड, जिसको किसान पंचायत के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, किसान पंचायत के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने की थी। और कब की थी आपसे पूछा गया है। तो ऊपर माल पंच बोर्ड की जो स्थापना है 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। और इसके पहले सरपंच कौन बने थे? इसके पहले इसका पहला सरपंच मन्ना पटेल को बनाया गया था। किनको बनाया गया था? मन्ना पटेल को पहला सरपंच बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से उत्खनन से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो साथियों किस पुरातात्विक स्थल से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो साथियों भूकंप के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो हुए हैं ऑप्शन सी, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो हनुमानगढ़ स्थित कालीबंगा से विश्व के सबसे प्राचीन जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले और भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा, हनुमानगढ़ से। साथियों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आगामी वीडियो आपके फोन में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की किस रियासत ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आश्रित पार्थक्य की संधि पर सबसे अंत में 1823 में हस्ताक्षर किए थे? तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा कि जो आर्सित पार्थक्य की संधि थी, इसमें सबसे अंत में जो हस्ताक्षर हुए थे वो कब हुए थे? 1823 में हुए थे। और किसने किया था सबसे अंत में जो हस्ताक्षर है साथियों? तो सबसे अंत में जो हस्ताक्षर करने वाली जो रियासत थी साथियों, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल सिरोही ने सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे। सबसे लास्ट में हस्ताक्षर 1823 में किसने किए थे? सिरोही ने किए थे। और उस समय सिरोही के शासक पहुंच ले जाएं तो कौन थे? तो सिरोही के शासक हो जाएंगे साथियों, शिव सिंह सिरोही के शासक थे। तो 1818 की जो आश्रित पार्थक्य की संधियों में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली जो अंतिम रियासत थी वो सिरोही थी, और यहाँ के जो शासक थे वो शिव सिंह थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी मंडन, साथियों तो कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी वास्तुकार और कौन हो जाएंगे? मंडन हो जाएंगे। तो इनके द्वारा जो रचित वास्तुशास्त्र का जो ग्रंथ था इनमें से कौन सा नहीं था? तो साथियों इनके द्वारा जो रचित वास्तुशास्त्र का जो ग्रंथ था वो कौन सा नहीं था, हमसे ये पूछा गया है। तो 3 यहाँ पे ऐसे जो इनके द्वारा रचे गए और एक नहीं रचा गया। तो देखते हैं रूपमंडल। तो साथियों रूपमंडल बिल्कुल इनके द्वारा रचा गया था। वास्तुमंडन भी इनकी कृति थी साथियों। राजवल्लभ भी इनकी कृति थी। जबकि ये जो ऑप्शन डी कलानिधि इनकी नहीं थी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो कौन सी नहीं थी इनकी कृति? कलानिधि नहीं थी। क्योंकि कलानिधि के जो, मैं आपको बता देता हूं कि कलानिधि और उद्धार धोरिणी, ये 2 कृतियां हैं साथियों। कलानिधि और उद्धार धोरिणी, इनका जो जो इनकी जो रचयिता थे वो थे साथियों मंडन के पुत्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, मंडन के पुत्र गोविंद ने इनकी रचना की थी। किसने? मंडन के पुत्र गोविंद के द्वारा इनकी रचना की गई थी। तो रूप मंडन किसकी हो जाएगी? मंडन की हो जाएगी। वास्तु मंडन भी मंडन, राजबल्लभ भी मंडन की हो जाएगी। लेकिन जो कलानिधि और उद्धार धोरणी है ये मंडन के पुत्र गोविंद की रचना है, गोविंद के द्वारा ये रचित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के वे लोक संत कौन थे जिनके उपदेशों से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी ने गो हत्या पर रोक ही लगा दी थी? तो साथियों गो हत्या पर जो रोक लगा दी थी वो कौन से लोक संतों के उपदेशों से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी ने लगाई थी? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन सी, संत जाम्बोजी के उपदेशों से प्रभावित होकर गो हत्या पर रोक लगा दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध राजस्थानी प्रेमाख्यान ग्रंथ ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है साथियों? तो ढोला मारूरा दुहा के जो रचयिता है साथियों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कवि कल्लोल ढोरा मारूरा दुहा के रचयिता, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये किस भाषा का ग्रंथ है ये भी आपसे पूछ लिया जाए कि ढोला मारूरा दुहा किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये डिंगल भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौन सी? डिंगल का प्रसिद्ध ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
किस लोक देवता के मंदिर या धड़ी की बनावट मकबरे नुमा, कौन सी मकबरे नुमा है और जिसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है? तो साथियों, मकबरे नुमा और प्रवेश द्वार पर जो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, ये किस लोक देवता के मंदिर की बनावट है? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बी, गोगा जी के मंदिर की बनावट है। तो जो गोगा जी का मंदिर है, गोगामेडी हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित हो जाएगा? गोगामेडी हनुमानगढ़ में स्थित है। और मुख्य मंदिर का जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने मकबरे नुमा करवाया था और जिसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आमेर के किस कछुआ शासक को मुगल सम्राट अकबर ने फरजंद फरजंद की उपाधि और 7,000 का सर्वोच्च मनसब प्रदान किया था? तो साथियों, आमेर के किस कछुआ शासक को मुगल सम्राट अकबर ने फरजंद की उपाधि और 7,000 का सर्वोच्च मनसब प्रदान किया था? तो कौन हो जाएंगे साथियों वो? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मान सिंह प्रथम को 7,000 का सर्वोच्च पुरस्कार और फरजंद की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, फरजंद की उपाधि और 7,000 का सर्वोच्च पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश को उत्खात स्थलाकृति के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है? तो साथियों, उत्खात स्थलाकृति या बेहड़ के लिए हमको पता है चंबल नदी भी प्रसिद्ध है। तो चंबल के बेसिन को उत्खात स्थलाकृति के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, क्योंकि चंबल नदी के बहाव से जो बनने वाले गहरे गड्ढे और बेहड़ बन जाते हैं, तो इस भूमि को उत्खात स्थलाकृति कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। माही कंचन और माही धवल राजस्थान में उगाई जाने वाली किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो साथियों, माही कंचन और माही धवल का हमसे पूछा गया है। तो माही कंचन और माही धवल हर परीक्षा में लगभग ये प्रश्न पूछा जाता है। तो माही कंचन और माही धवल है, ये किसकी किस्म है? तो साथियों, ये ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मक्का की उन्नत किस्में है। जबकि माही सुगंधा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो माही कंचन और माही धवल में तो आपको मक्का करके आना है, लेकिन अगर माही सुगंधा आपसे पूछ ले जाए तो वहां पे आपको मक्का नहीं करके आना, क्योंकि जो माही सुगंधा है साथियों, माही सुगंधा है, ये किसकी किस्म हो जाएगी? ये चावल की किस्म है माही सुगंधा। और माही कंचन और माही धवल किसकी? मक्का की है। और अगर आपसे पूछ ले जाए कि मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे? बांसवाड़ा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने चेलावास के युद्ध में किस अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट का सिर काट कर किले के दरवाजे पर लटका दिया था? तो साथियों, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने कौन सा युद्ध? चेलावास का युद्ध, जो कि 18 सितंबर 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। और अगर बिथोड़ा के युद्ध की बात करें तो 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध और 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध। तो चेलावास के युद्ध में किस अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट का सिर काट कर किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? तो साथियों, मोक मेसन का सिर लटका दिया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता देता हूं कि 18 सितंबर 1857 को जो चेलावास का युद्ध हुआ था, इसी को काले गोरों का युद्ध का नाम भी दिया जाता है। क्या कहा जाता है? काले गोरों का युद्ध का नाम भी इसको दिया जाता है। और आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, कौन? मोक मिशन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। इसकी हत्या करके इसका जो सर है वो के किले पर लटका दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? साथियों, तो राजस्थान की माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, क्योंकि ये यू आकार में बहती हुई कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1944 में आयोजित हुए जयपुर प्रजा मंडल के वार्षिक अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो साथियों, जयपुर प्रजा मंडल का वार्षिक अधिवेशन की जो अध्यक्षता कब हुई थी? 1944 में हुई थी। वह इसकी अध्यक्षता किसने की? तो साथियों, इसकी अध्यक्षता जो 1944 में जो जयपुर प्रजा मंडल का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की थी। कौन ने की थी? जानकी देवी बजाज ने की थी। और ये किनकी पत्नी थी? ये जमुना लाल बजाज की पत्नी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बातारी फुलवारी नामक प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ के लेखक कौन है, जो कि 14 खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो साथियों, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? 14 खंडों में विभक्त है। और इसके जो प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ के जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन बी, विजयदान देथा इसके प्रसिद्ध लेखक हैं। और इसी कृति पर दुविधा फिल्म भी दुविधा इसी दुविधा पर इनकी एक फिल्म भी बन चुकी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण
जो कि 18 मार्च 1948 को हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मत्स्य संघ का विधिवत उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो एकीकरण कितने चरणों में हुआ था साथियों? 7 चरणों में हुआ था। पहले चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को सम्मिलित किया गया था। 18 मार्च 1948 को हुआ था। उद्घाटन की बात करें तो साथियों लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में हुआ था। और इसके अगर उद्घाटनकर्ता की बात करें तो साथियों एन.वी. गाडगिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो उद्घाटन है वो एन.वी. गाडगिल ने किया था। और द्वितीय चरण की बात करें तो प्रथम चरण का भी एन.वी. गाडगिल ने किया था, और जो सेकंड चरण था, द्वितीय चरण था, उसका भी उद्घाटन एन.वी. गाडगिल ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेखावाटी के क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए बनाए जाने वाले कच्चे कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो साथियों इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा कि शेखावाटी क्षेत्र का पूछा है हमसे। तो शेखावाटी क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए बनाए जाने वाले कच्चे कुओं को जो स्थानीय भाषा में इनको जोड़ कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जोड़ कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जोधपुर पुरातात्विक सभ्यता जहां से लोहे को गलाने की भट्टियां मिली है, वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? तो साथियों जो जोधपुर पुरातात्विक सभ्यता स्थल है, यहाँ से लोहे को गलाने की भट्टियां मिली, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले में हो जाएगा। वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। और ये जोधपुर जो सभ्यता है ये साबी नदी के किनारे पर है। ये पहले जयपुर में थी, लेकिन नए जिलों के गठन के बाद अब ये कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लोहे के गलाने की भट्टियां यहाँ से मिली हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी भाषा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों जो राजस्थानी भाषा दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो साथियों प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के साथ ही राजस्थानी भाषा दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण किस नदी का पानी रोककर करवाया था? तो साथियों राजसमंद झील का निर्माण जो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने करवाया था, किन्होंने करवाया था? राज सिंह ने करवाया था। और किस नदी का पानी रोककर करवाया था? तो साथियों ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गोमती नदी का पानी रोककर करवाया था। और निर्माण की बात करें तो 1662 ईस्वी में महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण कराया था, गोमती नदी का पानी रोककर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भील जनजाति के लोगों द्वारा पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? तो साथियों पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को चिमाता कहते हैं। ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भीलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली कृषि चिमाता कहलाती है। जबकि मैदानी भागों में अगर इसका नाम क्या हो जाता है? अगर मैदानी भागों में पूछ ले जाए तो मैदानी भागों में इसको दजिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? दजिया के नाम से मैदानी भागों में इसको जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उदयपुर स्थित प्रसिद्ध सहेलियों की बावड़ी का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? तो साथियों जो उदयपुर स्थित सहेलियों की बाड़ी का निर्माण है ये मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। तो सहेलियों की बावड़ी कहां पर स्थित है साथियों? उदयपुर जिले में स्थित है। अगर इसका निर्माण पूछ ले जाए तो संग्राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। और अगर आपसे पूछ ले जाए कि किस झील के किनारे करवाया, तो साथियों फतेह सागर झील के किनारे करवाया। किस झील के किनारे करवाया? फतेह सागर झील के किनारे पर करवाया था। किसने करवाया? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया। सहेलियों की बावड़ी कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गेंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध सामूहिक लोक नृत्य है? तो साथियों जो गेंदड़ नृत्य है आपको सभी को पता होगा कि गेंदड़ शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध सामूहिक लोक नृत्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर बात करें अन्य नृत्यों की भी शेखावाटी के, तो गेंदड़ प्रमुख हो जाएगा, चंग और ढप नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में मुख्य रूप से होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य। तो ये तीनों ही लोक नृत्य पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं, होली के अवसर पर किए जाते हैं। तो साथियों आपसे आशा है आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनने से पूर्व मूल रूप से क्या था? तो साथियों ये मस्जिद बनने से पहले मूल रूप से एक संस्कृत पाठशाला थी। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये मूल रूप से चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनवाई गई एक संस्कृत पाठशाला थी। जिसको संस्कृत पाठशाला थी, इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। और संस्कृत पाठशाला थी जिसको कंठाभरण विद्यापीठ के नाम से भी जानते थे। किसके नाम से? कंठाभरण विद्यापीठ के नाम से। और बाद में इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में बदल दिया। तो पहले मूल रूप से क्या थी? एक संस्कृत पाठशाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर स्थित प्रसिद्ध विश्व
प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो इसके मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो साथियों, जयपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध हवा महल है, इसका निर्माण कब हुआ था? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 1799 में हुआ था। निर्माणकर्ता सवाई प्रताप सिंह हो जाएंगे। तो इसके हमसे वास्तुकार पूछे हवा महल के, तो हवा महल के जो वास्तुकार हो जाएंगे साथियों, वो लाल चंद उस्ता हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करें इसके बारे में और, तो इसमें कितनी मंजिला है? ये 5 मंजिला हवा महल है। कितना? 5 मंजिला है ये। कितना? 5 मंजिला हवा महल 1799 में करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने, वास्तुकार लालचंद उस्ता हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। किशनगढ़ की प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो साथियों, जो फल्गुबाई हैं ये किशनगढ़ की हैं और इनका जो संबंध है वो ऑप्शन सी चरी नृत्य से है। किससे है? चरी नृत्य से है। और फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, सीईटी में महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो आप देखते हैं एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप फीचर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? अच्छे से इसको रट लीजिए। ड्रॉप कैप एमएस वर्ड में होता है और इस फीचर का जो उपयोग किया जाता है वो साथियों न्यूज पेपर की तरह पैराग्राफ के पहले अक्षर को बहुत बड़ा करने के लिए किया जाता है। तो पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा, लार्ज, कैपिटल और सजावटी बनाने के लिए जो फुटर होता है, हेडर होता है साथियों, उसके जो अक्षर होते हैं उनको बड़ा करने के लिए और सजावटी बनाने के लिए ड्रॉप कैप का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओएसआई मॉडल में डेटा को पैकेट्स में विभाजित करके आईपी एड्रेस के आधार पर रूटिंग का कार्य कौन सी लेयर करती है? तो साथियों, ओएसआई मॉडल है, उसमें ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो मॉडल की जो तीसरी लेयर होती है वो कौन सी होती है साथियों? नेटवर्क लेयर होती है, जो कि आईपी एड्रेस और डेटा पैकेट की रूटिंग का कार्य करती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नेटवर्क लेयर करती है इसका कार्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी जो रैम होती है के बीच बफरिंग का कार्य करती है? तो साथियों, सीपीयू और रैम के बीच जो बफर का कार्य करती है साथियों कैश मेमोरी होती है। ये हमेशा प्रश्न आता है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैश मेमोरी सीपीयू और मेमोरी रैम के मध्य में बफर का कार्य करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल में किसी सेल को एडिट करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, एमएस एक्सेल में किसी सेल के डेटा को एडिट करने के लिए F2 शॉर्टकट की दबाई जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? F2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइबर सुरक्षा में मैलवेयर को क्या कहते हैं? जो बिना किसी होस्ट फाइल के खुद की कॉपी बनाता है और नेटवर्क के माध्यम से अन्य कंप्यूटरों में फैलाता है। तो साथियों, मेलवेयर को क्या कहते हैं? उसको जो खुद कॉपी बनाता है और नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटर में फैला देता है, तो उसको साथियों वॉर्म कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसा मेलवेयर है जो किसी फाइल के जुड़ने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही अपनी कॉपी बनाकर नेटवर्क के जरिए पूरे सिस्टम में फैल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रश्न है, हिंदी व्याकरण में उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? साथियों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। अगर आपसे शुद्ध वर्तनी का शब्द पूछा जाए तो उज्ज्वल में उ, आदा, जय, व और ले। साथियों, ये उज्ज्वल का बिल्कुल सही होता है। कई बच्चे इसमें उज्ज वल करके आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये करके आना है, उ, आदा जय, व और ले। तो ये उज्ज्वल का सही वर्तनी हो जाएगी। और इसका जो हमसे संधि विच्छेद पूछा है, तो साथियों उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद है ये उत प्लस ज्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? उत प्लस ज्वल हो जाएगा। और आपसे संधि की बात करें तो उत प्लस ज्वल में जो संधि है साथियों कौन सी हो जाएगी साथियों? तो ये व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार शब्द में कौन सा समास निहित है? तो साथियों, यथाशक्ति में पहला पद क्या है? अव्यय है, यथा, और वही प्रधान है, तो इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जंगम का सबसे सटीक विलोम शब्द क्या होगा? तो साथियों, जंगम का अर्थ क्या होता है? जो चल फिर सके या जो चल फिर मतलब स्थिर ना हो। तो साथियों, जंगम क्या होगा? जो अस्थिर हो। और स्थिर ऐसे क्या होता है? जो साथियों स्थिर हो। तो जंगम का और स्थावर यानी क्या होता है साथियों? जो स्थिर रहने वाला हो। स्थिर यानी तो एक जगह पे जो स्थिर है वो, लेकिन स्थावर क्या? जो एक जगह पर रहने वाला हो, जिसकी प्रवृत्ति में ही स्थावर स्थान मतलब स्थिति एक ही स्थिति बनी हुई हो, वो एक ही जगह पे हिलता डुलता न हो। तो जंगम का स्थावर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंगम यानी जो चलता फिरता हो, और इसका सटीक विलोम स्थावर हो जाएगा, जो स्थिर रहने वाला हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो साथियों, जो समुद्र में जो आग लगती है इसको बडनावल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्र में लगने वाली आग को बडवानल कहा जाता है। और जंगल की आग को दावानल। तो इंपोर्टेंट हो जाएगा, सभी को देख लीजिए। दावानल किसको कहा जाता है? जंगल की आग को कहा जाता है। तो जंगल की आग को साथियों क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। बड़वानल किसको कहते हैं साथियों? बड़वानल
समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं, किसको कहते हैं? और जो जठरागल होती है, जठरानल होती है साथियों, ये पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि या जठरानल कहते हैं। और यज्ञाग्नि साथियों आपको पता है, यज्ञ की आग को यज्ञाग्नि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें देखना है साथियों। तो आशीर्वाद में साथियों, आशीर्वाद में सी के ऊपर रह नहीं लगता बल्कि वाह के ऊपर लगता है, तो ऑप्शन है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आशीर्वाद में सी के ऊपर न लग के वाह के ऊपर लगेगा, तो ऑप्शन है सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आशीर्वाद में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा? आशी, और वाह के ऊपर रह और दय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेज। तो साथियों हमसे यहाँ पे एक्टिव वॉइस दिया गया और इसका करेक्ट पैसिव वॉइस पूछा गया है। तो साथियों पैसिव वॉइस में अगर आपको सब्जेक्ट वन, समवन या पीपुल, तो यहाँ में क्या मिला है? वन मिला है। तो इसको बाई वन के रूप में नहीं लिखते, तो इसको हम कैसे करेंगे साथियों? तो मस्ट कीप को तो हम क्या कर देंगे? मस्ट बी केप्ट कर देंगे। तो मस्ट कीप को मस्ट बी केप्ट, तो प्रोमिसेज मस्ट बी केप्ट, ऑप्शन है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। fill in the blank preposition पूछा है साथियों। he was entirely engrossed blank space his studies when the guest arrived। तो साथियों engrossed के साथ फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, engrossed in his studies। तो साथियों आई एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन प्रीपोजिशन का इसमें प्रयोग होगा, क्योंकि engrossed के साथ फिक्स प्रीपोजिशन इनका प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिनोनिम, चूज द एग्जैक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्लैंडेस्टाइन। तो साथियों क्लैंडेस्टाइन का हमसे क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है। तो इसके लिए हमें क्लैंडेस्टाइन का क्या होना चाहिए? अर्थ पता होना चाहिए। तो साथियों इसका जो अर्थ होता है क्लैंडेस्टाइन का, ये होता है गुप्त या छिपा हुआ। क्या होता है साथियों इसका अर्थ? एक बार फिर से देख लेते हैं। गुप्त या छिपा हुआ इसका अर्थ होता है। और क्लैंडेस्टीन का जो सिनोनिम हो जाएगा साथियों, देखते हैं। ट्रांसपेरेंट यानी क्या होता है? पारदर्शी होता है। डेंजरस यानी खतरनाक। विजिबल यानी जो दिख रहा हो। और सीक्रेट यानी साथियों गुप्त होता है। तो इसका जो सिनोनिम क्या हो जाएगा साथियों? इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो सीक्रेट हो जाएगा, क्योंकि सीक्रेट यानी भी क्या होता है? रहस्य, गुप्त या छिपा हुआ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एरर डिटेक्शन का प्रश्न है, हमें एरर ढूंढना इन द सेंटेंस, वाक्य में। तो देखते हैं। द फर्नीचर इन दिस शोरूम आर वेरी एक्सपेंसिव, और डी इसमें नो एरर भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा इसमें। तो साथियों इसमें जो एरर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा, देखते हैं। द फर्नीचर बिल्कुल सही है, इन दिस शोरूम बिल्कुल सही है, आर वेरी एक्सपेंसिव। तो साथियों फर्नीचर कैसा है? एक कैसा काउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है? तो साथियों फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि फर्नीचर काउंटेबल नाउन तो है नहीं। तो हमेशा सिंगुलर को एक सिंगुलर रूप में रहता है। तो इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी साथियों? सिंगुलर आएगी। तो आर नहीं आएगी। तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग, फर्नीचर के अकॉर्डिंग क्या आएगी साथियों? आर नहीं आएगी। तो इसका जो इसमें जो एरर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सी इसमें एरर है। तो ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि फर्नीचर के अकॉर्डिंग जो फॉर्म है साथियों वो क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। इज आनी चाहिए, आर नहीं आनी चाहिए। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा, द फर्नीचर इन दिस शोरूम इज वेरी एक्सपेंसिव हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइटम एंड फ्रेजेस, व्हाट डज द इडियम टू स्पिल द बीन्स मीन। तो साथियों टू स्पिल द बीन्स का मतलब होता है अनजाने में, लापरवाही से कुछ राज खोल देना, या फिर गलती की वजह से कोई राज खोल देना। तो इसका जो देखते क्या हो जाएगा? टू सिविल है, रिवील ए सीक्रेट केयरलेसली। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की वह ग्रंथि कौन सी है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार का कार्य एक साथ करती है? तो साथियों उस ग्रंथि का नाम हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अग्राशय ग्रंथि करती है इस कार्य को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में खुला छोड़ने पर फीका पड़ जाता है? तो साथियों किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में खुला छोड़ने पर फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके कारण इसका रंग हवा में छोड़ने पर फीका पड़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया के नाम से जानते हैं, और दूर करने के लिए चश्मे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो साथियों मायोपिया निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस या कंसेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन बी वन जिसको थायमिन के नाम से जानते हैं की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो साथियों विटामिन बी वन की कमी से मानव शरीर में ऑप्शन है डी बेरी बेरी रोग हो जाता है, क्योंकि जिससे हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसको? विद्युत धारा को मापने के लिए। तो एमीटर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रीजनिंग का प्रश्न है, श्रृंखला वाला प्रश्न है, श्रृंखला पूरी करनी है। तो देखते हैं साथियों, 2, 5, 11, 23 और 47। तो देखते हैं किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 5 आ गया। इसी प्रकार इसी क्रम में बढ़ते हुए 5 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 11 आ गया। फिर 11 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 23 आ गया। और 23 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 47 आ गया। और इसी क्रम में 47 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों? 94 प्लस 1 95 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में रोज को 6821, चेयर को 73456, तो उसी कूट भाषा में सर्च को क्या लिखेंगे? तो साथियों देखते हैं, रोज को क्या लिख रखा है? 6, ओ को रोज में आर को 6 लिख रखा है, ओ को 8, एस को 2 और एक को ई को 1 लिख रखा है। उसी प्रकार चेयर में सी को 7, एच को 3, ए को 4 और आई को 5 और आर को 6 लिख रखा है। तो अतः सर्च में साथियों एस को हम क्या लिख देंगे साथियों? एस को इसमें क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो एस को हम यहाँ क्या लिख देंगे? एस को एस बराबर 2 आ जाएगा। ई को क्या लिख रखा है साथियों? ई को यहाँ पे देखो 1 लिख रखा है, तो हम भी ई को 1 लिख देंगे। ए को क्या लिख रखा है? ए को लिख रखा है 4, तो ए को हम भी 4 लिख देंगे। फिर आर को देखते हैं, आर को 6 लिख रखा है। सी को क्या लिख रखा है? सी को 7 लिख रखा है। और एच को क्या लिख रखा है? एच को 3 लिख रखा है। तो 214763, 214763 ऑप्शन है बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिशा वाला प्रश्न है। दिशा परीक्षण, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है साथियों। एक व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। कितना? 10 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो ये दायां मुड़ गया साथियों इधर, और कितना चला? 5 किलोमीटर चला है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है। तो साथियों 10 किलोमीटर वापस यहाँ जाएगा, दाईं ओर मुड़कर चल गया तो 10 किलोमीटर यहाँ पे आ गया। अब वे अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है? तो साथियों ये दूरी बीच की कितनी है साथियों? 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी कितनी होगी? तो 5 किलोमीटर की तो दूरी पर है, और उसका प्रारंभिक बिंदु ये हो गया। तो प्रारंभिक बिंदु से साथियों किस दिशा में है? तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये क्या हो गया? पूरब हो गया। तो साथियों वो किस दिशा में? पूरब दिशा में है, और कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑड वन को छांटिए, विषमाक्षर हमको यहाँ पे देखना है। तो साथ ही देखते हैं, मार्च, अगस्त, अप्रैल और दिसंबर 4 महीने दिए गए हैं। तो इनमें से जो विषम है उसको छांटना है। तो साथियों देखो, मार्च में कितने दिन होते हैं? मार्च में हम देख लेते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं। अगस्त में कितने दिन होते हैं? अगस्त में भी 31 दिन होते हैं। अप्रैल में कितने होते हैं? 30 दिन होते हैं। और दिसंबर में कितने होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो इसमें विषम कौन सा हो गया साथियों? ऑप्शन है सी, अप्रैल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 30 दिन होते हैं, बाकी सभी महीनों में 31 दिन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। न्याय निगमन सिलोगिज्म दिया गया है। सभी पेने किताबें हैं, कुछ किताबें कुर्सियां हैं। साथियों सभी तो पेन क्या है? किताबें। और कुछ किताबें क्या है? कुर्सियां हैं। तो कुछ पेन कुर्सियां हैं और कुछ किताबें पेन है। तो साथियों कुछ किताबें पेन है, ये तो हमारा सुमेलित हो रहा है, लेकिन सभी पेन कुर्सियां ये नहीं हो रहा। तो केवल निष्कर्ष 2 ही अनुसरण करता है। ऑप्शन है वे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वैन आरे के हिसाब से पी का पूरा गोला भी किताबों के अंदर है, और किताबों का कुछ हिस्सा कुर्सियों को काटता है। तो निष्कर्ष वंश कुछ पेन कुर्सियां हैं। तो पी और सी में कोई संबंध नहीं दर्शा रहा, पेन और किताबों में सीधा कोई संबंध नहीं है, इसलिए गलत है। जबकि सभी पेन किताबें, तो किताबों का कुछ हिस्सा तो पेन ने घेर रखा है, इसलिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और आपसे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी पूरी। हमने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न इस वीडियो में ऐड किए हैं। तो आपसे आशा है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, और वीडियो को शेयर करके लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।